आज के इस वीडियो का विषय है सम्राट अकबर और उनकी मनसबदारी व्यवस्था। सम्राट अकबर के प्रारंभिक जीवन और उनके राज्यारोहण के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अकबर की काल की सबसे महत्वपूर्ण प्रथाओं में से एक मनसबदारी प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मनसबदारी प्रथा कैसे शुरू हुई, उसका क्या अर्थ था, उससे भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, इसके गुण और दोष किस तरह के थे, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। मुगलों द्वारा विकसित मनसबदारी व्यवस्था ऐसी थी जिसका भारत के बाहर कोई उदाहरण नहीं मिलता। मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति मंगोल विजेता चंगेज खान के साथ जोड़ी जाती है और ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान ने अपनी सेना को दशमलव के आधार पर संगठित किया था, जिसमें सबसे छोटा एकांश यूनिट या इकाई 10 की थी और सबसे ऊंची 10,000 यानी तोमान जिसे कहा जाता था, और उसके अध्यक्ष को खान कहकर पुकारा जाता था। भारत में जब मुगलों की शासन व्यवस्था आरंभ हुई तो मंगोलों की सैन्य व्यवस्था को उन्होंने कहीं ना कहीं अपनाया और दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को इसने प्रभावित किया, क्योंकि इस काल में हम 100 और 1000 के सेनाध्यक्षों के बारे में सुनते हैं, जिनको सदी और हजारा कहा जाता था। इसका अर्थ ये है कि सेना को बांटने का एक तरीका होता था। एक सेनाध्यक्ष के अधीन कितनी सेना होती थी, उसी से उसका मनसब निर्धारित होता था। बाबर और हुमायूं के काल में मनसबदारी व्यवस्था का कोई पुख्ता प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन अकबर के काल से हमको मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था और उसे ये पता था कि एक स्थायी और शक्तिशाली सेना के अभाव में ना तो शांति स्थापित की जा सकती है और ना ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जाता है। अकबर से पूर्व जो सेना की व्यवस्था थी वो जागीरदारी प्रथा के आधार पर थी, यानी जो सल्तनत के जागीरदार होते थे उनकी सेना ही सल्तनत की सेना होती थी और जब भी आवश्यकता होती थी उस सेना को बुलाया जाता था। मगर अकबर को ये महसूस हुआ कि जागीरदार ना तो निश्चित संख्या में घोड़े रखते हैं, न ही घुड़सवार या सैनिक रखते हैं। इसके विपरीत वे सेना रखने वाले सरकारी धन को अपनी विलासिता पर खर्च कर देते हैं। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया। तो मनसबदारी व्यवस्था बेसिकली सेना को संगठित करने की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसब अपनी अपनी श्रेणी, पद और मनसब के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था और इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रति माह नकद वेतन प्राप्त करता था। तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया सेना रखने की परंपरा को और उस पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया, ये मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य था। अकबर के काल में राजनीतिक रूप से जो उसको मुसीबतें थीं, जो दिक्कतें थीं, उनको दूर करने के लिए राजपूतों का सहयोग भी आवश्यकता था और राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने इस मनसबदारी प्रथा का भी उपयोग किया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक बहुत बड़ी सेना की सहायता से अकबर ने अपनी सेना को संगठित किया। हर मनसब के पास निश्चित संख्या में घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक होते थे और इनकी सहायता से अकबर जिन जिन मनसबदारों को बुला के भेजता था वो युद्ध में उसके साथ आते थे। तो इस प्रकार से एक सुसंगठित सैन्य व्यवस्था की स्थापना अकबर के काल में हुई। अब हम बात करते हैं मनसब शब्द के अर्थ की। मनसब फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है पद, दर्जा या ओहदा। जिस व्यक्ति को सम्राट मनसब देता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। अकबर ने अपने प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारी को कोई न कोई मनसब यानी पद अवश्य दिया। इन पदों को उसने जात या सवार नामक दो भागों में विभाजित किया। जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद या ओहदा और सवार का अर्थ है घुड़सवारों की उस निश्चित संख्या से जो किसी मनसबदार को अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता था।
इस तरह मनसब शब्द केवल सैनिक व्यवस्था का ही शब्द नहीं था, बल्कि इसका अर्थ पद से संबंधित है, जिसमें सैनिक और गैर सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। दूसरे शब्दों में मनसब पद, प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त करने की स्थिति थी, और व्यक्ति कितने मनसब का अधिकारी है उससे उस व्यक्ति का पद, स्थान और वेतन जो निर्धारण किया जाता था। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर की पूरी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था की नींव थी, उसकी रीढ़ की हड्डी थी, और उसी के आधार पर अकबर ने एक विशाल सेना को संगठित किया और भारत जैसे विशाल साम्राज्य पे नियंत्रण स्थापित किया। मनसबदारी शब्द की व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी? मनसबदार श्रेणियों में विभाजित होते थे। अकबर ने जात और सवार को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। जिस व्यक्ति को जितना ऊंचा जात यानी व्यक्तिगत मनसब दिया जाता था, वह उतने ही अधिक घुड़सवार रखने का अधिकारी होता था और उसे प्रथम श्रेणी का मनसब कहा जाता था। अकबर के काल में सबसे छोटा या निम्न पद का मनसब 10 सिपाहियों के ऊपर अधिकार रखने का था और उच्चतम 10,000 घुड़सवारों पर अधिकार रखने का था। बाद में अकबर ने उच्चतम मनसब की सीमा बढ़ाकर 12,000 कर दी थी। यानी जिस व्यक्ति के पास 12,000 घुड़सवारों की सेना होती थी, वह सबसे ऊंचा 12,000 जात का मनसबदार कहलाता था। अकबर ने जात और सवार मनसबदारों को 3 श्रेणियों में बांटा था। प्रथम श्रेणी के मनसबदार को ऊंचा जात मनसब दिया जाता था, इसलिए उसे अधिक मात्रा में घुड़सवार रखने होते थे। उसे उसी अनुपात में रकम जो सरकार से प्राप्त होती थी। प्रथम श्रेणी के मनसबदार को 12,000 रुपये की रकम दी जाती थी और प्रथम श्रेणी का मनसबदार 10,000 घुड़सवार रख सकता था। जो निम्न श्रेणी के मनसबदार थे, वो इस प्रकार के मनसबदार 10 से अधिक सिपाही रखने की इनको अनुमति थी। दूसरी श्रेणी के मनसबदार अपनी जात से अधिक संख्या में घुड़सवार रखते थे, यानी जितने वो जात के होते थे, जितने पद उनको मिलता था, उससे अधिक वो घुड़सवार रखते थे। और तीसरी श्रेणी के मनसबदार को अपनी जात से आधे से भी कम सवार रखने का अधिकार था, यानी वो जितनी जात के यानी जितनी धन पे उनको रकम दी जाती थी, उससे आधे से कम सवार रखने का उनको अधिकार था। सभी मनसबदारों को एक घुड़सवार के लिए 2 घोड़ों की व्यवस्था करनी होती थी और अपने पद के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने की अनुमति दी जाती थी। जो मनसबदार अपने जात यानी अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य से आधी संख्या या आधे से अधिक घुड़सवार रख सकता था, वही दूसरी श्रेणी का मनसबदार था। और जिस मनसबदार को अपने व्यक्तिगत पद से आधे से कम घुड़सवार रखने का अधिकार था, वो तीसरी श्रेणी का मनसबदार था। यानी अपनी जात यानी अपनी व्यक्तिगत पद जितना उसको अधिकार था, उसके बराबर या उससे अधिक घुड़सवार रखने का अधिकारी प्रथम श्रेणी का, अपनी व्यक्तिगत पद से आधी या उससे थोड़ी कम संख्या में घुड़सवार या उससे अधिक संख्या में घुड़सवार रखने का अधिकारी द्वितीय श्रेणी का, और अपनी संख्या में आधी से कम घुड़सवार रखने का अधिकारी तीसरी श्रेणी का मनसबदार होता था। तो इस तरह से मनसब की व्यवस्था की गई थी। मनसबदारों की नियुक्ति करने का अधिकार अकबर ने अपने पास रखा था। वह उनकी नियुक्ति स्वयं करता था और वो उसकी मर्जी तक ही पद पर रह सकते थे। प्राय 7,000 तक का मनसब राजघराने के लोगों को या बहुत ही महत्वपूर्ण या विश्वसनीय सरदारों जैसे राजा मान सिंह, मिर्ज़ा शाहरुख, मिर्ज़ा अजीज़ कोका आदि को ही दिया गया। सम्राट ने अपने राजकुमारों को 12,000 तक के मनसब भी प्रदान किए, यानी 7 और 8,000 से ऊपर के मनसब सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों को दिए जाते थे, और सबसे ऊंचे मनसब जो प्रथम श्रेणी के मनसब थे, वो अधिकतर राजा और राजकुमारों को ही दिए जाते थे, जो कि शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन अकबर के काल के महत्वपूर्ण जो सेना नायक थे, राजा मान सिंह और मिर्ज़ा शाहरुख, इनको भी उन्होंने ऊंचे दर्जे के मनसब प्रदान किए। मनसबदारों का वेतन किस तरह से होता था? मुगल मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन मिलता था, उन्हें प्राय नकद में वेतन दिया जाता था, परंतु कभी कभी जागीर का राजस्व भी वेतन के आधार पर दिया जाता था। उन्हें अपनी व्यक्तिगत आय और वेतन से ही अपने अधीन घुड़सवारों और घोड़ों का खर्चा चलाना होता था। इतना होने पर भी अकबर के काल में मनसबदार बहुत सुखी
और अच्छा जीवन गुजारते थे, क्योंकि उस समय उनको आयकर नहीं देना होता था और रुपए की क्रय शक्ति भी बहुत अधिक थी। प्रथम श्रेणी के पंच हजारी मनसबदार को 30,000 रुपये प्रति मास, द्वितीय श्रेणी के पंच हजारी मनसबदार को 2,900 रुपये प्रति मास और तृतीय श्रेणी के पंच हजारी मनसबदार को 28,000 रुपये प्रति मास वेतन मिलता था। ये हम बात कर रहे हैं अकबर के काल की, यानी 16वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। उस समय 30,000 प्रति माह या 25,000 प्रति माह आज के लाखों रुपयों के बराबर वेतन है, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा वेतन माना जाता था। मनसबदारों के कार्य क्या थे? मनसबदार सैनिक अभियान में भेजे जाते थे। उन्हें विद्रोहों को रोकने, नए प्रदेशों को जीतने, अपने पद के संबंध और समय समय पर सौंपे गए सैनिक और प्रशासनिक कार्य भी करने होते थे। मनसबदारों पर कुछ पाबंदियां भी थी। अकबर ने मनसबदारों को अपनी मनमानी से रोकने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा कि वे केवल अनुभवी और कुशल सवारों की ही भर्ती करें। उसके अधीन प्रत्येक सवार का होलिया रखना होता था। उसे नोट करने की, घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की गई। समय समय पर बादशाह स्वयं और अपनी सेना का निरीक्षण करते थे। वह खुद किसी समिति को उनकी सेना का निरीक्षण करने हेतु नियुक्त भी कर सकता था। मनसबदारों को प्रत्येक घुड़सवार के पीछे अरबी या ईरानी नस्ल के 2 घोड़े रखने होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हर माह अपने वेतन लेने के लिए स्वयं सम्राट के पास आना होता था। मृत्यु हो जाने पर उसकी संचित पूंजी जब्त कर ली जाती थी। इन पाबंदियों ने मुगल साम्राज्य की शक्ति को बहुत सुदृढ़ कर दिया था। ये एक ऐसी व्यवस्था हो गई थी जो सीधे अकबर के नियंत्रण में थी। उसका प्रत्येक मनसबदार अपने कार्यों के लिए सम्राट से के प्रति सीधा उत्तरदायी था और सम्राट से पे ही का ही उस पे सीधा नियंत्रण स्थापित था। तो ये पाबंदियां थी। मनसबदारी प्रणाली के गुण और दोष क्या क्या थे? मनसबदारी व्यवस्था ने जागीर व्यवस्था के दोषों को समाप्त कर दिया था। ये इसका सबसे बड़ा गुण था। मनसबदार बादशाह के प्रति वफादार होते थे। उनमें विद्रोह की संभावना बहुत कम होती थी। अनेक प्रकार के सिपाही, घुड़सवार, पैदल सैनिक रखने से अकबर की सेना बहुत ही मजबूत हो गई थी। मनसबदारी व्यवस्था लागू होने के बाद सारी जमीन पर बादशाह का अधिकार था। खजाने में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी और मनसबदार यदि अच्छा काम करते थे तो उनकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती थी, और यदि उनका कार्य सही नहीं होता था तो उनका डिमोशन यानी डिग्रेडेशन भी हो जाता था, तो उनका पद घटा सकते थे। तो इन सब कारणों से मनसबदार सरकार के प्रति उत्तरदायी होकर अच्छे से कार्य करते थे। सभी मनसबदार ठीक से काम करते थे, पर बाद में मनसबदारी प्रथा पुश्तैनी ढांचे पर काम करने लग गई थी और मनसबदार के बेटों को नया मनसब बनाया जाने लगा था, जिससे इस प्रथा में कुछ कुरीतियां आ गई थी। आप देख सकते हैं कि मुगल दरबार में मनसबों की कितनी महत्वपूर्ण स्थिति थी। वो दरबार को का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते थे, संगठन होता था और उन्हीं के आधार पर विशेष निर्णय लिए जाते थे। मनसबदारी प्रथा में कुछ दोष भी थे। सबसे पहला दोष था फिजूल खर्ची और विलासिता इससे बढ़ गई थी। कुछ विचारों के अनुसार मनसबदारी प्रथा क्योंकि दश वंश परंपरागत नहीं थी और मनसबदारी की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति जब जब्त कर ली जाती थी, इससे वे प्राय फिजूल खर्ची करा करते थे। क्योंकि उन्हें अच्छे वेतन मिलते थे, इसलिए प्राय वे बहुत विलासी हो गए थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस प्रथा से नैतिक पतन भी हुआ था। कुछ अधिकारी बेईमान आपस में मिलकर निरीक्षण के समय दूसरे मनसबदारों से नकली सैनिक और घोड़े ले लेते थे और कागजों पर सैनिक शक्ति पूरी रखते थे। वास्तव में उनके पास उतने घुड़सवार या सैनिक नहीं होते थे। सिर्फ निरीक्षण जब होता था तो वो मांग के काम चला लेते थे। इस तरह से ही बेईमानी करते थे। तो आप देख सकते हैं मनसबदारी प्रथा की विलासिता किस तरह से बढ़ गई थी। राजा के दरबार, जो मनसबों के दरबार होते थे, जो उनकी व्यक्तिगत जीवन होता था, उसमें वो नृत्य, शराब, मांस, मदिरा आदि के सेवन में काफ़ी व्यस्त होते थे और काफ़ी विलासी जीवन वो व्यतीत करते थे।
इस व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया, क्योंकि प्रत्येक मनसबदार अपने मनसब के अधीन अपनी जाति के लोगों को ही सैनिक रखते थे और उन्हीं जाति के लोगों को प्रमोट करते थे। तो इसलिए जाति व्यवस्था इससे काफ़ी बढ़ गई थी। मनसबदारी व्यवस्था के समय में जातिगत भेदभाव भी किया जाता था। किस जाति के लोगों को ज़्यादा प्रभावशाली पद दिए जाते थे, कुछ जाति के लोगों को कम प्रभावशाली पद दिए जाते थे। तो इस तरह से भेदभाव की भावना भी उस समय विकसित हो गई थी। बादशाह के प्रति वफादारी में कमी आई थी। मनसबदार आपस में एक दूसरे का साथ देते थे, बादशाह के प्रति बाद में रह के वफादारी में इनमें कमी आ गई थी। सवार और जाट दोनों प्रकार के सिपाही अपने मनसबों के प्रति अधिक वफादार होते थे, क्योंकि पैसा उन्हें सीधा उनसे प्राप्त होता था। बादशाह के प्रति उनकी वफादारी लिमिटेड थी। तो वही जो जागीरदारी प्रथा का दोष था कि वो अपने सामंत या अपने जागीरदार के प्रति ज़्यादा वफादार होते थे, वही व्यवस्था जो थी बाद में मनसबदारी प्रथा में भी देखी जाने लगी। तो इस प्रकार से आज हमने मनसबदारी प्रथा के पूरे गुण, दोषों, उसकी व्यवस्था क्या थी, किन विशेषताओं से वो उसमें सम्मिलित थी, किस तरह से सवार और जात में घुड़सवारों में बटे हुए थे, मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य क्या था, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त की। अकबर और उसकी धार्मिक नीति और मुग़ल सम्राट से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।